अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मोमिनपुरा भाईखड़ा मुंबई। आज का विषय है मराठी संयुक्त जो इयत्ता 10वीं के लिए है। लेसन का नाम है मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट। लेखक है दत्ता नायक 1954। सबसे पहले बेटा हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। देखिए आपके सामने तस्वीर है। जो मुसन्निफ़ है दत्ता नायक, इनकी बेटा 1954 ये उनके पैदाइश का साल बताया गया है। चलो देखेंगे लेखक परिचय में क्या बताया गया है। सुप्रसिद्ध लेखक, गोव्यातील एक उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते। त्यांनी मराठी, कोकणी आणि इंग्रजी भाषेतून ग्रंथ निर्मिती केली आहे। मतलब यहाँ पे ये जो दत्ता नायक है ये एक बहुत ही मशहूर ऐसे मुसन्निफ़ है। वो गोवा के एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन को बेटा बोला जा सकता है कि कारोबारी है, और उसी के साथ सोशल वर्कर भी है। फिर और एक बात उनकी ख़ास बताई गई कि उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबान में, जैसे कोकणी, मराठी, अंग्रेज़ी, मुख्तलिफ़ ज़ुबान में उन्होंने अपनी किताबें लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो, त्यांची आत्मदीपोभव, जाय काय जुई, अनकॉमन वेल्थ, अरेबियन डेज, कालीघाट ते करुणाघाट, द जंगल स्कूल इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। देखो अभी यहाँ पे आगे उनकी किताबों के नाम बताए गए हैं। सेम किताबें बेटा यहाँ पे मैंने उसकी तस्वीर भी आपको भेजी हूँ। देखो यहाँ पे पहली किताब का नाम है कालीघाट ते करुणाघाट, फिर अरेबियन डेज, फिर आत्मदीपोभव, अनकॉमन वेल्थ, और फिर यहाँ पे है पहले नंबर पे जायका है जुई। तो ये उनकी किताबों के नाम है जो उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबान में लिखी हुई है। तो इसमें से बेटा ये जो पहली वाली किताब है ना, जायका है जुई, तो ये जो है इसको 2006 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। तो ये उनकी खास बात बताई गई है। वही आगे बताया गया है। देखो, जायका है जुई या कोकणी लघु निबंध संग्रहाला साहित्य अकादमीचा 2006चा पुरस्कार मिळालेला आहे। कोकणी भाषा में बेटा ये किताब है, और उसी किताब को 2006 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये चीज़ बताई गई है। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी लेसन के बारे में है कि अपने को इस सबक में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या मॉरिशस बेटाचे वर्णन केले आहे। अभी ये लेसन का उन्वान ही है, मॉरिशस सागर दरियातले साखर बेट। तो इस लेसन में से अपने को मॉरिशस के बारे में, ये एक जज़ीरा है, और इस जज़ीरे को मतलब कुदरती खूबसूरती मिली हुई है, और उसी का बयान इसमें किया गया है। मॉरिशस देशातील घरे व वास्तुशिल्प ही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। अब ये मॉरिशस मुल्क में वहाँ के जो घर है, फिर उसी के साथ में बताया गया है कि वहाँ के जो फ़न तामीर है ये बहुत ही ख़ास है। वैशिष्ट्यपूर्ण है मतलब ख़ास है। तेथील लोकांच्या श्रम प्रतिष्ठेचे वर्णन प्रस्तुत प्रवास वर्णनपर पाठातून वाचायला मिलते। मतलब वहाँ के लोग जो है मेहनत को बेटा बहुत अहमियत देते हैं, और इसी चीज़ को ये जो सबक बताया गया है ये एक प्रवास वर्णन है, मतलब एक सफ़रनामा है। तो इस प्रवास वर्णन के ज़रिए से, इस सफ़रनामे के ज़रिए अपने को लेखक ने ये बयान किया है कि वहाँ के लोग कितनी मेहनती है, वहाँ के घर कैसे है, फ़न तामीर कैसे की जाती है, फिर वहाँ की जो कुदरती खूबसूरती क्या है। तो इन सारी ख़ास बातों के बारे में इस लेसन में अपने को बयान किया गया है। सबक को शुरुआत करने से पहले बेटा मैं आपको एक नक्शा बता देती हूँ। देखो यहाँ पे जो नक्शा है दुनिया का है, पूरा हिस्सा नहीं है लेकिन आधा तो है। जैसे ये जो है ये अफ्रीका का बर्रे आज़म है, यहाँ पे ये एशिया का बर्रे आज़म है। ओके, तो अफ्रीका का बर्रे आज़म, एशिया का बर्रे आज़म। ये पूरी तरह से जो ब्लू है ना बेटा, ये चौकोनी हिस्सा जो है वो इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन मतलब जिसको भारतीय महासागर ऐसे बोला जाता है, या उसको उर्दू में बहरे हिंद बोला जाता है, हिंदी महासागर ऐसे भी बोला जाता है। तो वहाँ पे देखो बेटा एक मतलब बहरे हिंद में एक पॉइंट ऐसे बताया गया है। ये जो पॉइंट है ये मॉरिशस का जज़ीरा है। ओके,
अभी अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पे ये अपना भारत है, तो भारत के बराबर से नैऋत्य दिशा की ओर, देखो ये दिशा मैंने आपको यहाँ पे बताई हो, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। तो यहाँ पे जुनूबी और मशरक़ी दिशा के बीच में जो नैऋत्य दिशा आती है, तो बराबर से अपने भारत के नैऋत्य दिशा पे यहाँ पे इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन मतलब भारतीय महासागर में या बहरे हिंद में एक छोटा सा जजीरा जो है ये पानी के ऊपर है। तो इसके बारे में बेटा ये बताया गया। अभी और भी एक तस्वीर है, देखो सेम वैसे ही है। अभी यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है, देखो मॉरिशस। ओके, तो ये पॉइंट है, मतलब इतना छोटा यहाँ पे दुनिया के नक्शे में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये मॉरिशस का नक्शा ये इस तरह से है। यहाँ पे ये भी चीज़ बताई गई कि मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है। तो इस तरह से बेटा ये पूरा जो है ये इंडियन ओशियन है, पूरा चौकोनी हिस्सा जो है ये इंडियन ओशियन है, और उसी मतलब बहरे हिंद की गोद में एक छोटा सा जजीरा है जिसका नाम है मॉरिशस। लेसन के लिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात जिथे नैऋत्य मान्सूनचे ढग जन्माला येतात तिथे सागर दर्यात एक साखर बेट आहे। अभी यहाँ पे ये मॉरिशस जो है ना, तो मॉरिशस को बेटा साखर बेट ऐसे बोला गया है। इसके बारे में भी बता देती हूँ कि साखर बेट, इसको शक्कर का जजीरा ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि मॉरिशस में ज़्यादातर की गन्ने की पैदावार होती है, गन्ने की खेती होती है और गन्ने से शक्कर बनती है, तो इसके लिए मॉरिशस को शक्कर का जजीरा ऐसे बोला जाता है। तो इसका इलाका बताया गया है कि सागर में, समंदर में वो कहाँ पे है, तो जो बहरे हिंद है जो बहुत बड़ा है, अथांग है, बड़ा है, तो बहरे हिंद में जहाँ पे नैऋत्य मानसून के बादल तैयार होते हैं, और वहीं पे ये जो मॉरिशस है या ये जो शक्कर का जजीरा है वो है। हजारों वर्षाआधी महासागराच्या गर्भात झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून हे बेट पाण्यावर तरारून आले। अभी ये जो शक्कर का बेट है, जजीरा है या मॉरिशस है, वो कैसे तैयार हुआ, तो हज़ारों साल पहले ये जो समंदर है, महासागर है, तो महासागर के अंदर, अंदर मतलब अंदरूनी हिस्से में, गहराई में जलजला आया, भूकंप, भूकंप मतलब बेटा जलजला, और उसका एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोटातून हे बेट पाण्यावर तरारून आले, मतलब ये जो जजीरा है वो पानी के ऊपर तैरते हुए आया। मतलब शायद ऐसे बताया गया है कि ये पानी के अंदरूनी हिस्से में होगा, लेकिन समंदर के अंदरूनी हिस्से में बहुत बड़ा धमाका होने की वजह से ये जो जजीरा है पानी के ऊपर तैरने लगा। सुमारे 500 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकापर्यंत मानवाचे पाऊल या बेटावर पडले नव्हते। मतलब करीबन 500 साल पहले तक के इंसानों को, लोगों को इस जजीरे के बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि बेटा अगर वो टाइम में कुछ मालूम होता तो लोग तुरंत वहाँ पे तिजारत करने के लिए, अपनी बस्ती बसाने के लिए चले जाते थे। तो 500 साल तक के लोगों को इसके बारे में, इस जजीरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कब बताया गया है, 16व्या शतकापर्यंत। 16वां शतक मतलब क्या, सदी उसको बोला जाता है, मतलब जैसे 1501 से लेके 1600 के बीच में जो भी बेटा कालावधि आता है, जो समय आता है, उसके दौरान यहाँ पे इस जजीरे पे कोई भी नहीं आया। पोर्तुगीज नाविक वास्को द गामाच्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ईशान्येच्या दिशेने भारताच्या शोधासाठी वळला। अभी यहाँ पे पोर्तुगीज नाविक ऐसे बताया गया है। पोर्तुगीज मतलब यहाँ पे बेटा पोर्तुगाल का नाविक बताया गया है। नाविक मतलब जिसको मल्ला बोल सकते हैं अपन। ओके, तो ये वास्को द गामा उनका नाम है। आगे तस्वीर भी बेटा बताई गई है, देखो ये पोर्तुगीज नाविक है जिसका नाम वास्को द गामा है। हिस्ट्री में आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। ये देखो
अभी इसमें और एक वर्ड आया हुआ है खलाशांचा तांडा। अभी खलाशी मतलब जैसे दरियावर्ती जिसको बोला जाता है, या नाव पे काम करने वाले लोग हैं। तो ये अकेला सफ़र के लिए नहीं निकलता था, तो उसके साथी लोग रहते थे, दरियावर्ती रहते थे, बहुत सारे नाव रहते थे, तो उनका एक गिरोह रहता था। तो तांडा मतलब क्या, गिरोह, ग्रुप उसको बोल सकते हैं। तो ये किसी नए मुल्क के तलाश में निकल जाते थे, ऐसे बताया गया है इसमें। तो ये नाविक जो है वास्को द गामा च्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाळा वळसा घालून, अफ्रीका खंड, तो अफ्रीका मतलब बेटा यहाँ पे अफ्रीका का जो बर्रे आज़म है, तो उसको क्या किया, टर्न किया, और टर्न करके वो ईशान्य की ओर अपने भारत मुल्क के भारत को ढूंढने के लिए, या भारत मुल्क को ढूंढने के लिए वो आगे आए। अभी इसमें यहाँ से ये मैं आपको समझा सकती हूँ कि बेटा ये जो है पूरा बर्रे आज़म है, अफ्रीका का बर्रे आज़म है। फिर यहाँ पे ऊपर के हिस्से में जैसे मैंने आपको एरो बताए हो, तो यहाँ पे ऊपर के हिस्से में बेटा पुर्तगाली मुल्क है या यूरोपियन मुल्क है। ओके, तो यहाँ से ये जो वास्को द गामा है उसने अपने सफ़र के लिए शुरुआत की थी। तो ये समंदर के रास्ते से वो इस तरह से किनारे किनारे से, मतलब ज़मीन के किनारे किनारे से उसने क्या किया, यहाँ से ऐसे टर्न हुआ। तो ये अफ्रीका का बर्रे आज़म है, तो ये टर्न हुआ और फिर वो कहाँ गया, ईशान्य की ओर। यहाँ पे बेटा ये जो है कालीकत जो बंदरगाह है, तो यहाँ पे वास्को द गामा सबसे पहले उतर गया। तो इस तरह से उसका रूट हुआ करता था। ओके, तो वलसा घालने मतलब यहाँ से टर्न हुआ, टर्न होके वो ईशान्य की ओर, ईशान्य में इसमें बताया गया बेटा, देखो ये ईशान्य दिशा है, तो कहाँ पे वो टर्न हुआ, फिर वापस सीधा इधर ईशान्य की तरफ वो भारत के सरजमीन की तरफ आ गया। तो इस तरह से बेटा उसने क्या किया, अपना जो सफ़र है वो सफ़र तय किया। अभी नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। तेव्हा हे बेट त्याला दिसले, मतलब उस वक्त उसको ये जो जजीरा है वो दिखा। कौन सा जजीरा, मॉरिशस, जो छोटा सा है बेटा। पोर्तुगीज या बेटावर थांबले नाहीत, लेकिन उस वक्त ये जो पोर्तुगीज़ है या जो भी बेटा दरियावर्ती लोग हैं, तो वो यहाँ पे इस जजीरे पे नहीं रुके, पण पुढे पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत। लेकिन उसके बाद में जब ये लोग पोर्तुगाल से गोवा के जाते थे, तब उस वक्त वो अपने जहाज़ों को जो है या अपने जहाज़ों को इस जजीरे पे रोक देते थे, मतलब यहाँ पे वो रुकते थे। सन 1638 मध्ये डच लोक इथे पोहोचली। 1638 में डच लोग जो है तो यहाँ पे पहुँच गए थे। अभी डच लोगों ने पहले बेटा, पहले के ज़माने में इसको हॉलैंड ऐसे पहचान में आता था, या हॉलैंड के जो लोग हैं, या अब उनको नेदरलैंड के लोग ऐसे बोल सकते हैं, नेदरलैंड। डच लोक इथे पोहोचले, मतलब 1638 में डच लोग यहाँ पे आ गए। आपला राजपुत्र मॉरिस द नासाव यांच्या नावावरून त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशस असे ठेवले। अभी देखो उन्होंने इस जजीरे का नाम मॉरिशस ऐसे रखा। तो कैसे रखा कि उनका एक राजपुत्र मतलब बेटा जिसको शहज़ादा ऐसे बोला जाता है, तो उनके मुल्क का शहज़ादा था जिसका नाम मॉरिस द नासाव ऐसे था, मॉरिस द नासाव। तो इसी नाम से उन्होंने क्या किया, इस जजीरे का नाम जो है मॉरिशस ऐसे रख दिया। ओके, असे ठेवले। डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली। अभी ये डच लोगों ने क्या किया, तो इस जजीरे के ऊपर ऊसाची लागवड केली। ऊसाची लागवड केली मतलब गन्ने की खेती की, गन्ने की पैदावार की, ऊसाची लागवड केली। उसके बाद त्यानंतर मतलब उसके बाद फ्रेंच लोकांचे लक्ष या बेटाकडे गेले, मतलब फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग।
तो फ्रांस के लोगों का ध्यान जो है इस जझीरे के तरफ चला गया आणि त्यांनी डचाकडून या बेटाचा कब्जा घेतला। और वो लोगों ने क्या किया, फ्रांस के लोगों ने डच की तरफ से, पहले तो डच यहाँ पे आ गए, फिर डच की तरफ से फ्रांस के लोगों ने इस जजीरे के ऊपर अपना कब्ज़ा ले लिया। कब्ज़ा लेना मतलब हथियार लेना बेटा। उनसे डच की तरफ से फ्रांस के लोगों ने ये जो जजीरा है अपने कब्ज़े में कर लिया। नेक्स्ट अभी जब फ्रेंच के पास ये जजीरा आया तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंचांनी ऊसाची लागवड वाढवली। मतलब पहले तो डच लोग यहाँ पे गन्ने की खेती करते ही थे, लेकिन और ज़्यादा पैमाने पे उन्होंने क्या किया, गन्ने की जो खेती है और ज़्यादा बड़े पैमाने पे शुरू की, वाढवली। आणि मॉरिशसमध्ये साखरेचे कारखाने काढले। और एक स्टेप आगे उन्होंने और क्या किया, तो मॉरिशस में शक्कर के जो कारखाने हैं वो निकाले, मतलब शक्कर के कारखाने शुरू किए। ब्रिटिशांनी फ्रेंचाकडून मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकले। अब उसके बाद बताया गया है कि फ्रांस के बाद यहाँ पे ब्रिटिश लोग आ गए। ब्रिटिश लोग मतलब यहाँ पे इंग्लैंड के लोग आ गए। और इंग्लैंड ने क्या किया, अंग्रेज़, जिसको इंग्लैंड मतलब अंग्रेज़ बेटा, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो फ्रांस की तरफ से, फ्रेंचाकडून फ्रांस की तरफ से ये मॉरिशस जो जजीरा है वो 1810 में जीत लिया। जिंकले मतलब फतेह हासिल की, मतलब जीत लिया। अगर बेटा ये पैराग्राफ आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि सबसे पहले मॉरिशस में 1638 में डच लोग आए। फिर डच लोग ने अपने राजकुमार या अपना जो शहज़ादा था मॉरिस द नासाउ, इसके ऊपर से उस जजीरे का नाम मॉरिशस रखा। फिर मॉरिशस में फ्रेंच लोग आ गए, तो फ्रेंच ने क्या किया, डच की तरफ से मॉरिशस अपने कब्ज़े में ले लिया, मतलब छीन लिया। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि यहाँ पे फ्रांस ने भी, मतलब फ्रेंच लोगों ने भी वहाँ पे गन्ने की पैदावार की, शक्कर के कारखाने शुरू किए, इस तरह से। फिर वहाँ पे ब्रिटिश लोग आ गए, मतलब अंग्रेज़ लोग। तो अंग्रेज़ों ने 1810 में फ्रांस की तरफ से ये जो जजीरा है अपने कब्ज़े में कर लिया, मतलब जीत लिया, फतेह हासिल की, ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट, पोर्ट लुई ही मॉरिशसची राजधानी, मतलब पोर्ट लुई जो है वह मॉरिशस की राजधानी है। इसकी तस्वीर भी है, देखो ये पोर्ट लुई जो है मॉरिशस की राजधानी है। जैसे अपने भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वैसे पोर्ट लुई जो है वो मॉरिशस की राजधानी कहलाती है। तिथे कुली घाट आहे, मतलब वहीं पे कुली घाट नाम का एक इलाका है। पोर्ट लुईच्या बंदरात जिथे भारतीय लोक उतरले तोच हा कुली घाट, मतलब पोर्ट लुई के बंदरगाह में जहाँ पे हिंदुस्तानी लोग उतरे तो वही इलाका जो है कुली घाट के नाम से पहचाना जाता है। कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई बंदरावरून जे लोक पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले, मतलब जो लोग कोलकाता से, मद्रास से, मुंबई से पोर्ट लुई के इस बंदरगाह में उतरे, उनका जहाज़ उतर गया या उनका जहाज़ यहाँ पे रुक गया, उसमें से त्यातील कोणीच भारतात परतले नाहीत, मतलब उसमें से भारत या अपने वतन कोई भी नहीं लौटा। ते सर्वजण मॉरिशसमध्ये स्थायिक झाले, मतलब वो लोग, सब लोग मॉरिशस में ही स्थायिक झाले। स्थायिक होने मतलब कायमचे वास्तव्य करने, मतलब वो हमेशा के लिए मॉरिशस में ही उन्होंने अपनी बस्ती बसा दी। नेक्स्ट देखो, अभी वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, त्यांनी आपल्या रक्ताने, घामाने ऊसाचे मळे शिंपले, मतलब उन्होंने क्या किया, अपने खून पसीने से, रक्ताने यानी घामाने, रक्ताने मतलब खून से और घामाने मतलब पसीने से ऊसाचे मळे शिंपले। ऊसाचे मतलब गन्ने के, और मळे मतलब जिसको बाग बोला जाता है बेटा, गन्ने की बाग या गन्ने का खेत ऐसे बोल सकते हैं। तो ऊसाचे मळे शिंपले मतलब उन्होंने अपने खून पसीने से गन्ने की खेती की। त्यांची घरे, त्यांची नाती-गोती दूर कोकणात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालात राहिली। अभी ये सब लोग जो है भारत से
वहाँ पे मॉरिशस में गए थे तो उनके घर भारत में ही थे, नाती गोती उनके रिश्तेदारी भारत में ही थे। ओके, त्यांची घरे त्यांची नाती गोती दूर कोकणात, मतलब कोई कोकण से वहाँ पे गया था, कोई यूपी से गया था, कोई बिहार से गया था, कोई बंगाल से गया था। तो ये लोग जो भी यहाँ से गए थे वो लोगों ने अपने घर, अपनी रिश्तेदारी पीछे ही छोड़ दी थी, मतलब हिंदुस्तान में ही छोड़ दी थी। नाती तुटली, अभी उनकी रिश्तेदारी टूट गई, नाती तुटली मतलब रिश्तेदारी टूट गई। ते आडनाव विसरले, मतलब वो अपना जो सरनेम था वो सरनेम भूल गए। त्यांनी नवीन नावे घेतली, मतलब उन्होंने नए नाम अपनाए, नवीन नावे घेतली। मॉरिशस हा संस्कृतीचा एक मेल्टिंग पॉट झाला, मतलब मॉरिशस एक नई तहजीब का मुल्क बना, संस्कृति का एक मेल्टिंग पॉट। अभी नई तहजीब ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि बेटा यहाँ पे अलग अलग मुल्क से लोग आए हुए थे और हर एक की अपने अपने मुल्क के हिसाब से अलग अलग तहजीब थी, लेकिन वो लोग अपनी तहजीब पीछे छोड़ आए थे और मॉरिशस में जाने के बाद में उनकी एक नई तहजीब शुरू हो गई थी। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे ये बताया गया है की मॉरिशस हा संस्कृतीचा एक मेल्टिंग पॉट झाला, चित्र विचित्र मोझाईक झाला, मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग उनकी तहजीब। तो एक तरह से चित्र विचित्र मोज़ाइक, मतलब अलग ही एक तहजीब वहाँ पे बन गई है। मोज़ाइक मतलब उसको डिज़ाइन बोला जाता है बेटा। तो हर एक मुल्क के हिसाब से, लोगों के हिसाब से एक नया मुल्क या नया जो हम लोग मॉरिशस बोल सकते हैं कि वो बन गया। अष्टदिशातल्या लोकांनी हातात हात घालून काम केले। अष्टदिशा मतलब 8 दिशा, जैसे यहाँ पे बताया गया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायव्य, ईशान्य, आग्नेय और नैऋत्य। तो मॉरिशस में आने वाले जो लोग थे 8 दिशाओं में से थे, मतलब सब मुल्कों में से लोग यहाँ पे आके पहुँच गए थे। तो वैसे बताया गया है कि चारों तरफ से या 8 दिशाओं में से लोग यहाँ पे आ गए तो उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, हाथात हाथ घालून काम केले, मतलब एक दूसरे के सहारे से उन्होंने काम किया, एक दूसरे को उन्होंने क्या किया, हेल्प की, इस तरह से काम किया। त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला और उनके मेहनत के वजह से ये जो मुल्क है वो और ज़्यादा आबाद हो गया। समृद्ध झाला मतलब संपन्न झाला, आबाद हो गया। 12 मार्च 1968 या दिवशी मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले। 12 मार्च 1968 में या 68 में मॉरिशस को आज़ादी मिल गई। आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्ग सौंदर्याला शोभेल असा लाल, निळा, पिवळा आणि हिरवा असा चौरंगी ध्वज मॉरिशस ने निवडला। अभी मॉरिशस की सरजमीन कैसे थे, बहुरंगी, बहुरंगी मतलब रंगीन थी, कुदरती खूबसूरत था वो, और इसी के हिसाब से वो लोगों ने शायद तय किया कि उनका जो परचम है अनेक रंग का होना चाहिए, जिसमें अलग अलग रंग होना चाहिए। तो लाल, नीला, पिवला, हिरवा ऐसे चौरंगी मतलब 4 रंग हो, ऐसा जो ध्वज है या ऐसा परचम जो है मॉरिशस ने अपने मुल्क के लिए चुन लिया। तो देखो बेटा यहाँ पे मॉरिशस के मुल्क का जो परचम है वो परचम बताया गया है, जिसमें 4 कलर है, चौरंगी है, लाल है, नीला है, पीला और हरा। यहाँ पे मॉरिशस की आवाम भी बताई गई है, वो अपना परचम लहराए हुए है। तो इस तरह से कालांतराने काही पिढ्यापूर्वी मॉरिशसच्या भूमीवर पाय ठेवलेल्या भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष झाले। और कुछ समय के बाद में जो मॉरिशस में भारत के सरजमीन से गए हुए थे और भारतीय लोकांचे वंशज, मतलब जो भारत में पैदा हुए थे, भारतीय नस्ल के थे, तो वो मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष बनले, मतलब राष्ट्राध्यक्ष हो गए। राष्ट्राध्यक्ष मतलब उस मुल्क के सदर बन गए, देशाचे प्रमुख झाले। इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली और तारीख का एक दौर, परिक्रमा मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं दौर, चक्कर, एक प्रदक्षिणा पूर्ण झाली, तारीख का एक दौर पूरा हुआ। नेक्स्ट, मॉरिशसमध्ये आज 52% लोक भारतीय वंशाचे आहेत। मॉरिशस में आज बताया गया है कि 52%, 52% जो लोग हैं भारतीय नस्ल के हैं
उर्वरित फ्रैंको मॉरिशन। अभी फ्रैंको मॉरिशन मतलब फ्रैंको मतलब फ्रांस, मतलब फ्रांस से आए हुए जो फ्रैंको मॉरिशन नाम से जाने जाते हैं। फिर एफ्रो मॉरिशन, एफ्रो मॉरिशन मतलब अफ्रीका से आए हुए, तो उनको एफ्रो मॉरिशन ऐसे बोला जाता है। यानी एंग्लो मॉरिशन, एंग्लो मतलब इंग्लैंड से आए हुए, तो उनको एंग्लो मॉरिशन ऐसे बोला जाता है। तो 52% लोग जो है भारतीय है और बाकी के जो 48% लोग हैं वो फ्रैंको मॉरिशन, एफ्रो मॉरिशन और एंग्लो मॉरिशन के लोग हैं। भारतीय लोकांनी हजारो मैल दूर स्थलांतर करूनही आपल्या ओठातली भाषा सोडली नाही। मतलब भारतीय लोग हजारों मैल दूर उन्होंने हिजरत की, स्थलांतर किया मतलब यहाँ से वहाँ वो लोग गए, और इतना करने के बावजूद उन्होंने अपनी ज़ुबान से, अपनी जो मादरी ज़ुबान है ओठावरील भाषा सोडली नाही, मतलब अपनी भाषा जो है, अपनी ज़ुबान जो है वो नहीं छोड़ी। भारतातून होड्यात बसून मॉरिशसमध्ये गेली ती भारतातील केळी। और एक ख़ास बात बताई गई है कि भारत में से होड्यात, होड्यात मतलब जहाज़ में बैठ के जो मॉरिशस में चली गई वो है, खास बात है, भारतातील केळी मतलब भारत के केले। मॉरिशसमधल्या प्रत्येक भारतीयाच्या घरापुढे केळी असते, और मॉरिशस में जो भी भारतीय लोग हैं तो उन लोगों के घरों के सामने केले का जो दरख्त रहता है बेटा वो रहता है। जर्द हिरव्या पानांनी अलंकृत आणि रसरशीत पिक्या केळींनी जडभारीत केळ मॉरिशसमधल्या दर भारतीय घराला त्याचे भारतीयत्व देत असते। जर्द हिरव्या पानांनी मतलब जो केले का दरख्त रहता है बेटा, उसका जो पत्ता रहता है वो एकदम हरा रहता है, डार्क हरा जिसको बोला जाता है। जर्द, जर्द मतलब एकदम गड़त, डार्क बोला जाता है। तो जिस दरख्त का पत्ता जो है एकदम हरा रहता है। पालांनी अलंकृत, अलंकृत मतलब जिसको नटलेला या सुशोभित ऐसे बोला जाता है, खूबसूरत ऐसे बोला जाता है। आणि रसरशीत, रसरशीत मतलब रसीला। पिक्या केळींनी जडभारीत केळ मतलब पिक्या केळींनी मतलब पके हुए केला जो रहता है वो एकदम वजनदार रहता है। केळ मॉरिशसमधल्या दर भारतीय घराला त्याचे भारतीयत्व देत असते। तो मॉरिशस में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं या भारतीय घर है, उनको अपना जो भारतीयत्व है मतलब ये भारतीय है या भारतीयत्व की जो निशानी है वो एक तरह से देते हैं। लेसन बड़ा है और वीडियो भी बहुत बड़ा बन रहा है बेटा, तो इसके लिए इसका जो हाफ हिस्सा है मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, और इसके बाद उसका जो सेकंड हाफ हिस्सा है वो उसके बाद अपलोड करूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।